चलिए रूल नंबर 10 के बाद अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 11 में। डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 11, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिखा हुआ है इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड, वर्ब का प्रयोग हमेशा किया जाता है इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको वर्ब पुट करने के लिए सेंटेंस मिलेगा, अगर वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो वर्ब आपका हमेशा प्लूरल होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इच्छा सूची वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिससे इच्छा का पता चले, ऐसा वाक्य जिससे इच्छा का पता चले, अर्थात विश का पता चले, या कर्स का पता चले, या प्रे का पता चले, या ब्लेस का पता चले। एक्चुअली ये विश, कर्स, प्रे और ब्लेस इच्छा, अभिशाप, प्रार्थना, आशीर्वाद, एक्चुअली ये सभी इच्छा ही है। जैसे मेरा इच्छा होता है, जैसे मेरा इच्छा है कि राम एग्जाम में पास हो जाए, तो ये पॉजिटिव है, ये एक इच्छा है, ये एक प्रकार का आशीर्वाद भी है, या मेरे लिए मेरे तरफ से उसके लिए एक प्रार्थना है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम मर जाओ, मतलब मेरा इच्छा है कि सामने वाला मर जाए, ये इच्छा का निगेटिव रूप है, ये कर्स कहलाएगा, अभिशाप कहलाएगा, लेकिन है तो इच्छा ही। तो कहने का मतलब यह है कि वह सभी वाक्य जिससे इच्छा का पता चले, मतलब वह सभी वाक्य जिससे विश, कर्स, प्रे, ब्लेस का पता चले, उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। चलिए इसके पैटर्न को हम लोग जानते हैं, अर्थात इसके बनावट को जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होगा और अंत होगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। वह सभी वाक्य जिसके शुरू में होगा और अंत में होगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऐसा वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मे यू डैश, मे यू डैश, ऑप्शन में है डाई और डाइज। आपका आंसर क्या होगा? जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो वाक्य है हमारा, ये में से शुरू हुआ है और अंत हुआ है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। याद रहे, ऐसा वाक्य जो में से शुरू हो और अंत हो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, ऐसा बनावट को, इस तरह के वाक्य को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए एकमात्र रूल है कि उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। दैट्स वाई आपका आंसर यहां पर होगा डाई। जिस वर्ब में एस लगता है वो सिंगुलर होता है, जिसमें नहीं लगता है वो प्लूरल होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मे सी डैश लॉन्ग, इसमें लिव होगा या लिव्स होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, ये वाक्य में से शुरू हुआ है और अंत में है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ऐसा वाक्य जो में से शुरू हो और अंत हो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, ऐसा वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, वर्ब डायरेक्ट प्लूरल पुट करेंगे। इसमें से कौन प्लूरल है? लिव। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा मे सी लिव लॉन्ग, जबकि यहां पर सी है तो लिव्स होना चाहिए था, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस होने के कारण यहां पर आपका लिव लगा, प्लूरल वर्ब लगा। डियर स्टूडेंट्स, कई जगहों पर में आपको अंडरस्टूड करना होगा, कई जगहों पर में लिखा नहीं होगा, लेकिन तब भी आपको पता चल जाएगा कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे यू डैश नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन,
यहां पर डाई होगा या डाइज होगा। देखिए यू मतलब तुम, हमारा ऑप्शन है डाई, डाई मतलब होता है मरना, तो यू मतलब तुम, डाई मतलब मरना, तुम मर जाओ। अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ऑफ कोर्स ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में है, इसलिए सब्जेक्ट कुछ भी हो वह हमेशा आपका प्लूरल होगा, तो यू डाई हो जाएगा। आप याद रहे यहां पर मे छिपा हुआ है, आपको अंडरस्टूड करना होगा, यहां मे छिपा हुआ है, मे यू डाई है लेकिन लिखा हुआ है यू डाई। जैसे सी डैश लॉन्ग, यहां पर लिव होगा या लिव्स होगा। देखिए सी मीन्स होता है वह, लॉन्ग मीन्स लंबा, लिव मतलब होता है जीना। सी है ना, वह लंबा जिए, अर्थात वह जुग जुग जिए, एक प्रकार का आशीर्वाद है। अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मैंने नहीं रखता है, वह हमेशा प्लूरल होता है, तो सी लिव लॉन्ग हो जाएगा। हालांकि सी है तो लिव्स होना चाहिए था, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस होने के कारण यहां पर लिव होगा। तो ये है आपका रूल नंबर 11। डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 11 के बाद हम लोग चलेंगे अब रूल नंबर 12 में। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में। चलिए रूल नंबर 11 के बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 12 में। डियर स्टूडेंट, जानते हैं रूल नंबर 12 में क्या है? आईसीएस फॉर्म, कहने का मतलब आईसीएस फॉर्म वाला, आईसीएस रूप वाला जितना भी शब्द है, आईसीएस फॉर्म वाला, आईसीएस रूप वाला जितना भी शब्द है वो एक्चुअली सिंगुलर होता है। आईसीएस रूप वाला टोटल शब्द सिंगुलर होता है, इसलिए आने वाला जो वर्ब है वो भी आपका सिंगुलर नंबर में ही होगा। इट मीन्स दैट वह सभी वर्ड जिसमें आईसीएस हो, जो आईसीएस रूप वाला हो, वो होता सिंगुलर है, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। जैसा कि आप जैसे नीचे देखिए आप, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आईसीएस है, फिजिक्स, फिजिक्स में आईसीएस है, सिविक्स, सिविक्स में आईसीएस है, एथिक्स, एथिक्स में आईसीएस है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी आईसीएस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि आईसीएस वाला जितना भी शब्द है एक्चुअली ये सिंगुलर नंबर में रहता है, इसलिए आने वाला जो हमारा वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स डैश एन इजी सब्जेक्ट, इज होगा या आर। चलिए, तो कई लोगों का मानना होता है कि मैथमेटिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन जो पढ़ने वाला है, पढ़ाकू है, उसके लिए तो बहुत आसान होता है। तो मैथमेटिक्स डैश एन इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, यहां पर इज लगेगा या आर। कई स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं ये सोच कर कि मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है इसलिए आर लगेगा। जैसे बॉय मीन्स एक लड़का होता है लेकिन बॉयज मीन्स अनेक लड़का होता है, गर्ल मीन्स एक लड़की लेकिन गर्ल्स मीन्स अनेक लड़की। उसी तरह कुछ स्टूडेंट को लगता है कि मैथमेटिक्स एस 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 प्लुरल है तो मैथमेटिक्स आर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, जितना भी आईसीएस रूप वाला शब्द है, जितना भी आईसीएस रूप वाला शब्द है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये आईसीएस फॉर्म वाला शब्द है, ये सिंगुलर में है, वर्ब भी आपका क्या होगा? सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, इज होगा या आर। डियर स्टूडेंट, पॉलिटिक्स आईसीएस रूप वाला शब्द है, तो वह सभी शब्द जो आईसीएस से समाप्त हो, आईसीएस रूप वाला हो, वह सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? इज।
पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। इसी में हम लोग कुछ नोट पढ़ेंगे। चलिए एक नोट जानते हैं इसमें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आईसीएस फॉर्म वाला शब्द है ये होता सिंगुलर है। ये जो आईसीएस फॉर्म वाला शब्द है ये होता सिंगुलर है, लेकिन इसी आईसीएस फॉर्म से पहले अगर डिटरमिनर यूज किया जाए, आईसीएस फॉर्म सिंगुलर होता है लेकिन आईसीएस फॉर्म से पहले अगर डिटरमिनर यूज कर दिया जाए, अंग्रेजी के दुनिया में डिटरमिनर ए को कहा जाता है, एन को कहा जाता है, द को, है ना, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सभी डिटरमिनर है। मतलब जब भी आईसीएस रूप वाला शब्द से पहले इनमें से कोई भी आपको दिख जाए, जब भी आईसीएस रूप वाला शब्द से पहले ये डिटरमिनर इनमें से कोई भी दिख जाए तो ये आईसीएस फॉर्म अब सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल बन जाएगा। इसलिए आपका आने वाला जो वर्ब होगा वो भी होगा प्लूरल। तो यहां पर आपको क्लियरली याद रखना है कि आईसीएस फॉर्म वाला, आईसीएस रूप वाला जितना भी शब्द है वो सिंगुलर है, लेकिन आईसीएस से पहले अगर डिटरमिनर आ जाए, डिटरमिनर कौन है? ए है, एन है, द है, माई है, योर है, हिज है, हर है ना, देयर है, ये सब डिटरमिनर है। तो आईसीएस फॉर्म वाले से पहले डिटरमिनर अगर आपको दिख जाए, अगर आ जाए, तो डियर फ्रेंड याद रखेंगे वो आईसीएस फॉर्म प्लूरल बन जाएगा, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आप लोगों को कि आईसीएस फॉर्म जब सिंगल रहता है, अकेला रहता है, तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन उससे पहले डिटरमिनर आ जाने पर वो आईसीएस फॉर्म का मीनिंग बदल जाता, अर्थ बदल जाता है। देखिए कैसे। अगर आपने लिखा मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स एक आसान सब्जेक्ट है। यहां मैथमेटिक्स जो है यह एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन मैं अगर यहां पर लिखूं माई मैथमेटिक्स, क्या लिखूं? माई मैथमेटिक्स डैश गुड। अब यहां इज होगा या आर होगा? तो देखिए मैथमेटिक्स आईसीएस रूप वाला शब्द है, इससे पहले माई डिटरमिनर आ गया, तो आईसीएस रूप वाला शब्द से पहले जैसे ही डिटरमिनर आ जाएगा तो ये प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहां आर हो जाएगा। लेकिन इसका मीनिंग अब चेंज हो चुका है। सिर्फ मैथमेटिक्स रहेगा तो उसका मतलब गणित होगा, लेकिन जैसे ही माई मैथमेटिक्स यूज हो जाएगा तो गणित ये हिसाब, मतलब गणित में जो आपका पकड़ है वो आ जाता है। अगर मैं बोलता हूं कि मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, गणित आसान विषय है, तो गणित के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं माई मैथमेटिक्स इज नहीं, अब आर हो जाएगा, माई मैथमेटिक्स आर गुड, इसका मतलब मैथमेटिक्स में मेरा अच्छा पकड़ है, मैथमेटिक्स में जो टर्म है उसमें मेरा अच्छा पकड़ है ना, गणितीय हिसाब में मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, इसका अर्थ हो जाता है। उसी तरह जैसे बोल सकते हैं द फिजिक्स ऑफ राधा डैश गुड, इज होगा या आर? द फिजिक्स ऑफ राधा डैश गुड, इज गुड होगा या आर? तो यहां देखिए फिजिक्स आईसीएस रूप वाला है, और सबसे पहली बात देखिए द फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, राधा दूसरा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो वर्ब आपका पहला के अनुसार आएगा, और पहला क्या है आपका? फिजिक्स में आईसीएस है, मतलब ये सिंगुलर है, लेकिन उससे पहले डिटरमिनर यूज हुआ है, इसलिए ये बन गया प्लूरल नंबर। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो वर्ब भी प्लूरल होगा। द फिजिक्स ऑफ राधा आर गुड, मतलब राधा का फिजिक्स में बहुत अच्छा पकड़ है, फिजिक्स का जो फैक्ट है, तथ्य है, उस पर बहुत ज्यादा उसका पकड़ है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रूल नंबर 12 बहुत इजी है। चलिए रूल नंबर 12 के बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 13 में। रूल नंबर 13, सब्जेक्ट कॉमा
एपोजिशन, उसके बाद जो आपका वर्ब आएगा। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कॉमा होगा, इस कॉमा के बाद एक एपोजिशन लगा रहेगा। एपोजिशन मतलब एक तरह से पद होता है, या हम लोग दूसरे शब्दों में उपनाम बोल सकते हैं। चलिए, किसी सब्जेक्ट के बाद कॉमा हो और कॉमा के बाद एपोजिशन लगा हो, मतलब सब्जेक्ट के बाद एपोजिशन लगा हो, यह भी एक प्रकार का सब्जेक्ट ही है, याद रहे। सब्जेक्ट के बाद जब एपोजिशन लगा रहे, उपनाम या पद लगा रहे, तो ये जो वर्ब है ये किसके अनुसार आएगा? ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगा या एपोजिशन के अनुसार आएगा? तो याद रहे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जैसे देखिए, आई कॉमा मिस्टर, या आई एम एस सर डैश द टीचर ऑफ इंग्लिश। यहां पर इज होगा, एम होगा या आर होगा। आई एम एस सर डैश द टीचर ऑफ इंग्लिश, यहां इज होगा। देखिए, अगर आई के अनुसार चलेंगे तो एम होगा, एम एस सर के अनुसार चलेंगे तो इज होगा। पहले इसको अच्छे से समझिए। आई एम एस सर एक अंग्रेजी का टीचर है। जैसे इसको हम हिंदी में इस प्रकार बोलेंगे कि मैं, जैसे मैं लोगों को संबोधित कर रहा हूं, मैं लोगों के सामने मैं अपने बारे में बता रहा हूं, तो मैं इस तरह स्टार्ट कर सकता हूं। मैं एम एस सर एक अंग्रेजी का शिक्षक हूं। मैं एम एस सर मतलब मैं कौन हूं? एम एस सर हूं। तो मैं इसमें सब्जेक्ट है और मैं को ही संबोधित कौन किया? एम एस सर, मतलब मैं कौन है? एम एस सर है। तो ये उपनाम हो गया एक तरह से, एपोजिशन इसी को कहा जाता है। मैं एम एस सर एक इंग्लिश का शिक्षक हूं, तो मैं एम एस सर, ये मेरा क्या हो गया? मैं के साथ मैंने अपना नाम जोड़ा, ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ, ये एपोजिशन है। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद एपोजिशन यूज हो तो याद रहे वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, ना कि एपोजिशन के अनुसार। इसलिए आई एम एस सर एम, क्योंकि ये दोनों एक ही है, ये सब्जेक्ट है, ये एपोजिशन है, इसलिए आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। आई एम एस सर एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो अब हम कहीं अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इस प्रकार बोलेंगे, आई एम एस सर एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं जो कि एम एस सर हूं, अंग्रेजी का शिक्षक हूं। तो मैं सब्जेक्ट बोल करके उसके बाद मैंने अपना पद को बताया, मैंने अपना नाम उपनाम बताया, बताने के बाद तब मैंने सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो इसमें मेन कौन है? सब्जेक्ट है, उसके बाद एपोजिशन है। तो एपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। जैसे सी माई डॉटर, सी माई डॉटर अ गुड गर्ल, इज होगा या आर। तो सी, जिसे हम बात हम करेंगे, जैसे बगल में एक लड़की है, वो एक्चुअली मेरी बेटी है, तो मैं इस तरह से संबोधित करूंगा, सी माई डॉटर, सी माई डॉटर। तो यहां पर सी ही माई डॉटर है एक्चुअली। सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट का वो उपनाम है, एपोजिशन है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सी, एपोजिशन कौन है? माई डॉटर। तो माई डॉटर के लिए वर्ब यूज नहीं होगा, किसके लिए यूज होगा? सी के लिए। तो सी के लिए यूज होगा, तो सी माई डॉटर इज अ गुड गर्ल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं तक